Hello students, in this video we'll be studying about stress strain curve for an elastic material. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पे अपन ने एक मटेरियल लिया है, कोई भी वायर हो सकता है, मेटालिक वायर, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। फिर अपन इसको सस्पेंड कर दिया एक रिजिड सपोर्ट से, उसके बाद उसमें लोड अटैच किया, ठीक, और फिर उस लोड को अपन ने ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज किया। ठीक, तो जैसे आप लोड को इंक्रीज करोगे, आपका ये वायर है, आप लोड इंक्रीज करोगे, वायर का लेंथ आपका बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ किसके बीच है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे, और स्ट्रेस हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। अब यू हैव टू रीड दिस ग्राफ वेरी केयरफुली, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप सबसे पहले देखो, इफ़ यू लुक एट द ग्राफ दैट हैज़ बीन प्लॉटेड, अगर आप ओ से लेकर ए तक जाओ तो आपको क्या मिलता है? दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है, अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसका मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों प्रोपोर्शनल हैं, या आप कह सकते हो सीधे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ तक? फ्रॉम ओ टू ए। अब मतलब जैसे आप लोड इंक्रीज करोगे वैसे आपका स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट ए है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब पॉइंट ए वो पॉइंट है जहाँ तक आपकी वायर हुक्स लॉ को फॉलो करती है। एक नंबर का डेफिनेशन आता है व्हाट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, इट इज द पॉइंट अप टू विच द वायर obeys Hooke's law, और it is the stress up to which the wire obeys Hooke's law। पॉइंट ए के बाद अगर आप जाते हो, देखो यहाँ से, ये अपन पॉइंट ए के बाद गए, अब ए से भी आप ध्यान से देखो, ये जो कर्व है इसका स्लोप डिक्रीज हो गया। अच्छा हाँ, सबसे पहली चीज स्लोप आप देख लो, जिसको स्लोप नहीं पता मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। स्लोप मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है? लता जी की आज डेथ हो गई, एंड आई लव्ड लता जी, मतलब उनकी जैसी आवाज़, भगवान का रूप थे बिल्कुल। देखो यहाँ पे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन आपका एक मैंने ग्राफ बनाया। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्लोप यहाँ पे इसका क्या होगा? स्लोप इज एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द स्ट्रेन एक्सिस, ये एंगल थीटा। ठीक, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा। तो अगर इसमें मैं टैन थीटा निकालूं, यहाँ से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं परपेंडिकुलर से, तो ये वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मेरे को क्या देगा? टैन थीटा विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, परपेंडिकुलर, यहाँ देख लो ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्ट्रेस हो गया, और बेस आपका स्ट्रेन हो गया। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर होता है? यंग मॉडुलस। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यंग मॉडुलस देता है। अब आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, वैसे कई बच्चों को आता भी होगा, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आपने पढ़ लिया, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, है ना। देखो यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखो, ए से बी जैसे जा रहा है, तो ये पहले एकदम स्ट्रेट लाइन था, है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन था, अब ये ऐसा कर्व हो गया। अच्छा, जब भी कोई ग्राफ कर्व हो जाता है, जब भी कोई ग्राफ कर्व हो जाता है, तो उसका आप स्लोप कैसे निकालते हो? उसका आप स्लोप निकालते हो बाय ड्राइंग अ टैंजेंट। देखो ये ग्राफ पहले ऐसे था, और फिर यहाँ के बाद ये ग्राफ हल्का ऐसा हो गया। एक आप क्या करो इस ग्राफ पे, अच्छा अभी इसका एंगल इतना आ रहा है, अगर इसका स्लोप इतना, अच्छा जितना बड़ा थीटा आएगा स्ट्रेन के साथ, जितना बड़ा ये एंगल होगा, उतना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा। जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा, मतलब आपकी वायर उतनी ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक, अब यहाँ देखो, ये ऐसा हो गया ग्राफ। अब मान लो किसी ने कहा कि इसका स्लोप निकालो या इसका यंग मॉडुलस निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक टैंजेंट ड्रॉ कर देना यहाँ से। ऐसा टैंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो कर्व को टच करती है बट इंटरसेक्ट नहीं करती, है आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इधर ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसका एंगल निकालूं यहाँ से, तो ऑब्वियसली अब ये एंगल छोटा आ रहा है और ये एंगल बड़ा आ रहा है। तो आपका ग्राफ अगर ऐसा कर्व हो जाएगा, मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा? कम। अब स्लोप क्या देता है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन। स्लोप कम हो गया मतलब यंग मॉडुलस कम हो गया, यंग मॉडुलस कम हो गया मतलब स्ट्रेन क्या हो गया, बढ़ गया भाई, यंग मॉडुलस स्ट्रेन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यंग मॉडुलस कम हो रहा है मतलब ये आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब पॉइंट ए के बाद जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वायर में वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ओ से ओ तक, सॉरी ओ से ए तक। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया अगर मैं ए पर, जहाँ जो प्रोपोर्शनल लिमिट थी, अगर मैं ए पर लोड हटा देता तो वायर इसी रास्ते वापस अपना शेप रीगेन कर लेती। ये जैसे इस तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है, अगर मैं ए पर सारा लोड हटा दूं तो वायर इसी रास्ते अपना पूरा ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती, उसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं बचता। ठीक। अब अपन ए से आगे गए, मैंने रोड लगाया, पॉइंट बी तक आया। पॉइंट बी, ए से बी का जो ग्राफ है वो कर्व हो गया। कर्व हो गया मतलब स्लोप कम हो गया, स्लोप कम हो गया मतलब यंग मॉडुलस कम हो गया, यंग मॉडुलस कम हो गया इसका मतलब छोटे से स्ट्रेस में स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट बी पर लोड को हटा देता हूँ, ठीक, तो इसके सॉरी उसके बाद भी वायर जो है अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है, लेकिन ए से बी तक आपका हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट बी है इसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब यहाँ तक वायर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी चीज़ को खींचें तो वो कितनी तेज अपना शेप रीगेन कर लेता है, और सबसे कम सबसे तेज शेप वही रीगेन करेगा जिसमें सबसे कम एक्सटेंशन या एलोंगेशन होगा। तो ए से बी तक क्या हो रहा है, वायर अगर मैं बी पर लोड हटा दूं तो उसके बाद भी वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो बी है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेस को बी के बियॉन्ड ले जाऊं, जैसे मैं स्ट्रेस को सी तक ले गया और अगर मैं सी पर लोड हटाता हूं, तो अब वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी, बल्कि ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस अपना शेप रिगेन करेगी, और उस वायर में लेस देन 1% एलोंगेशन हो जाएगा परमानेंटली, और इसी को अपन बोलते हैं परमानेंट सेट। इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं इसको, ठीक है, यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द वायर शोज इलास्टिक बिहेवियर और रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। और प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट वह लिमिट है जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, और इलास्टिक लिमिट जहाँ पर वो अपना शेप रीगेन कर सकती है। अब पॉइंट सी पर क्या हुआ बेटा, पॉइंट सी पर अगर मैं लोड हटाता हूँ तो वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करती है, उसमें लेस देन 1% परमानेंट इलोंगेशन हो जाता है, और इसको अपन परमानेंट सेट बोलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये पोर्शन बीसी की अपन ने बात कर ली। ठीक। अच्छा अब ये जो पोर्शन बीसी है ना, मतलब अगर आप हल्का सा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो इलास्टिक लिमिट से तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा इसीलिए जितने भी आप कभी वो हैंगिंग ब्रिजेस पे जाओ ना, असम गए हो कभी, असम जाओ, लद्दाख जाओ, वहाँ पे जो ब्रिजेस होते हैं ना, वहाँ पे उसकी लोड कैपेसिटी दी रहती है कि इससे ज़्यादा लोड आपको ब्रिज पे नहीं ट्रैवल करवाना है। ऐसा नहीं कि 10 ट्रक एक साथ पास कर दी, क्यों, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेस के पार चली जाएगी, और आपके ब्रिज में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और फिर वो बढ़ता जाएगा और आपका ब्रिज जल्दी से टूट भी सकता है। ठीक। अब अपन बात करते हैं, अब मैं स्ट्रेस को बढ़ा रहा हूँ पॉइंट सी के बियॉन्ड, और ऊपर जा रहा हूँ, मैं स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जैसे आप पॉइंट सी के बियॉन्ड जाओगे तो अब यहाँ जो स्ट्रेन है ना, देखो ये जो स्लोप है इसका और कम होते जा रहा है, जो एंगल बन रहा है वो और कम होते जा रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रेन है बहुत तेज बढ़ रहा है। और वायर में अब कौन सा बिहेवियर आ गया है, अब वायर में प्लास्टिक बिहेवियर आ गया। मतलब अब अगर आप लोड को हटाते हो तो वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कभी नहीं करेगी। फिर मैं स्ट्रेस को बढ़ाता गया और मैं पॉइंट डी पर पहुंचता हूँ। पॉइंट डी जो है उसको अपन कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब ये वह मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपका बॉडी झेल सकता है बिना टूटे, या फिर इस पॉइंट के बाद आपका ऑब्जेक्ट एकदम ब्रोक हो जाएगा। ठीक। तो
अगर मैंने पॉइंट डी के बाद हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ा दिया, तो आप देखो क्या हो रहा है। अब स्ट्रेस, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब स्ट्रेस तो कम हो रहा है, लेकिन आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इस एक्सिस पर है, स्ट्रेन आपका बढ़ते जा रहा है। मतलब पॉइंट डी आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यह वो स्ट्रेस है जिस पे आपका वायर टूट जाएगा। और इसके बाद अगर आप लोड को कम भी करते जाओगे, तब भी आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते आपका स्ट्रेन आ गया पॉइंट ई पर, और पॉइंट ई को बेटा अपन बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पर आके आपका वायर टूट जाता। ठीक। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा। आपको इसमें मेन ये पॉइंट याद रखना भाई, परमानेंट सेट क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक, अच्छा बहुत सारे बच्चे प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में कंफ्यूज होते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, वह लिमिट जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। इलास्टिक लिमिट वह लिमिट है जहाँ तक लोड को हटाने के बाद वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। लेकिन इलास्टिक लिमिट, ये जो ए से बी है, इसके बीच हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। इलास्टिक लिमिट को अपन यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। यील्ड स्ट्रेस मतलब that stress up to which the wire shows elastic behavior, after that the wire will start showing plastic behavior। और पॉइंट सी पर अगर मैं लोड को हटाऊंगा, तो वायर में परमानेंट सेट हो जाएगा, ये पूरा प्लास्टिक बिहेवियर है। अब यहाँ पे लोड हटाने पर वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगी। पॉइंट डी है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपका वायर झेल सकता है। इसके बाद आपने हल्का सा भी स्ट्रेस दिया तो वायर में इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, भले आप स्ट्रेस कम करते हो, अपने आप उसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, और वायर फाइनली टूट जाएगी। वो ई आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।